आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी में 6 चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है। इसमें एक इमेजिनरी बच्ची है जिसका कि नाम है सलीमा। तो वो बहुत पहले एक बार अपनी क्लासमेट के साथ समर कैंप को अटेंड करने जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वो जा रहे थे मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो उसे बाद में सब कुछ बहुत अच्छे से याद था कि जैसे जैसे उनकी बस चढ़ाई में चढ़ती जा रही थी ना, तो लैंडफॉर्म के साथ ही साथ जो नेचुरल वेजिटेशन थी उसमें भी चेंजेस आते जा रहे थे। मीन्स कि पहले तो वो जा रहे थे मैदानी इलाके से, फिर धीरे धीरे करके कम ढलाई वाले मीन्स कि छोटे छोटे से पहाड़ उनको देखने को मिले। फिर धीरे धीरे करके बड़े बड़े पहाड़, और जहाँ पर की वनस्पति बिल्कुल भी नहीं होते, बर्फ से ढके हुए पहाड़, वो सब भी उन्हें देखने को मिला। तो नेचुरल वेजिटेशन वो होता है कि जो कि खुद से अपने आप ही ग्रो करते हैं प्लांट्स। मीन्स उसमें हम ह्यूमन बींग्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कई बार कई फलदार वृक्ष लगाते हैं, कई क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो वो सब का सब उसमें नहीं आता है। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि फुटहिल्स के पास तो डीप जंगल्स थे। फुटहिल्स बोला जाता है जहाँ से माउंटेन्स शुरू होते हैं, यानी कि माउंटेन्स के जो रूट्स होते हैं ना, तो उसे ही हम बोलते हैं फुटहिल्स। तो जैसे जैसे वो चढ़ाई में चढ़ते गए ना, तो वहाँ पर लंबे लंबे वृक्ष दिखने को मिले, और स्पेशली जो उनकी लीव्स थी वो थी पतली सी नीडल जैसी, पॉइंटेड लीव्स थी उनकी। और जो उनका शेप था ना, जैसे कोन वाली आइसक्रीम होती है, तो वैसा उनका शेप था। तो वह ऐसा क्यों होता है? हालांकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होती है किसी किसी एरियाज में। तो वो जो है पानी और बर्फ आसानी से फिसल करके नीचे गिर जाएं, वो पत्तियां सड़े नहीं, इसलिए जो है उनका आकार वैसा होता है। तो सलीमा को ये पता चला कि उन टाइप्स के पेड़ों को बोला जाता है कॉनिफेरस ट्रीज। और साथ ही साथ उसने ये भी नोटिस किया कि कहीं पर लंबे लंबे ट्रीज थे और उसमें ब्राइट कलर के फ्लावर्स भी खिले हुए थे, तो उन्हें बोला जाता है रोडोडेंड्रॉन्स। तो यहाँ पर देखिए, तो ये है रोडोडेंड्रॉन्स। तो जैसे ही उनकी बस मनाली से आगे गई रोहतांग पास के पास, जिसे रोहतांग दर्रा भी बोला जाता है, तो उसने ये देखा कि ट्रीज तो बिल्कुल गायब हो चुके थे। वहाँ पर थे छोटी छोटी घास, और कई कई एरियाज तो बर्फ से भी ढके हुए थे। तो सलीमा के ऑब्जर्वेशन से, यानी कि जो उसने देखा उसके बेस पर जो भी नॉलेज बना, तो उसके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो कुछ भी ये प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, उनका लैंड में कैसी हाइट पे ग्रो करते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट है, उनसे उनका क्लोज रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ना, क्लाइमेट भी चेंज होता जाता है। तो क्लाइमेट के चेंज होने के साथ साथ वहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन होती है ना, तो उसमें भी चेंजेस होते जाते हैं। किसी भी एरिया के वेजिटेशन की ग्रोथ वहाँ के टेम्परेचर पर और साथ ही साथ वहाँ के मॉइस्चर पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ वो दूसरे और भी फैक्टर्स होते हैं जिन पर कि वो डिपेंड करता है। मीन्स कि वहाँ पर ढलान कितना है और कैसा है, और मिट्टी की थिकनेस कैसी है। अगर ढलान ज़्यादा होगा तो मिट्टी जो है तेज़ी से गिर कर के नीचे बह जाएगी ना, तो वहाँ पर जो है छोटे छोटे से प्लांट्स ग्रो करेंगे। अगर वहाँ पर जो है मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जमा होती है, तो वो जो है काफ़ी फर्टाइल हो सकती है, वहाँ पर बड़े बड़े ट्री जो है ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये फैक्टर्स अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इसलिए जो है ये नेचुरल वेजिटेशन, उनमें भी काफ़ी वैरायटी हमें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए जो है जो कुछ भी ये नेचुरल वेजिटेशन होता है ना, तो इनको हम 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इसमें फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। ये उस क्लाइमेट में ग्रो करते हैं जो कि ट्री को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी चाहिए होता है। जैसे कि वहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ही वहाँ पे फॉरेस्ट अच्छी से ग्रो होता है। क्योंकि इस टाइप के फैक्टर्स जो है कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए जो है ये फॉरेस्ट कहीं पर बहुत ज़्यादा घने होते हैं, तो कहीं पर जो है खुले खुले होते हैं। और दूसरे टाइप का है इसमें ग्रासलैंड। ये वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर कि मॉडरेट यानी कि मध्यम बारिश होती है। और थर्ड है इसमें श्रब्स, जिसे हम बोलते हैं झाड़ियाँ। तो थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स, श्रब्स एंड स्क्रब्स यानी कि झाड़ और झाड़ियाँ,
ये उस वाले क्लाइमेट में ग्रो करते हैं जहाँ पर कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होते हैं, यानी कि ड्राई रीजन में। तो सलीमा ने जिस टाइप का देखा ना, तो वैसा का सारा एक्सपीरियंस उसने जो है अपने फादर के साथ शेयर किया। वो गए थे ना हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमालयाज में है। तो उसके पापा भी जो है अलग अलग एरियाज में इस वर्ल्ड में घूम चुके थे। तो उन्होंने भी जो है जिस टाइप का उनका ऑब्जर्वेशन था, तो वो सब का सब जो है उन्होंने सलीमा के साथ शेयर किया। उसके पापा ने ये बताया कि जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं ये ग्रो करते हैं सब पोलर रीजन में, यानी कि माउंटेन्स का वो वाला एरिया जो कि बर्फ से पूरी तरह से कवर्ड ना हो। अगर वो वाला एरिया बर्फ से पूरी तरह से कवर्ड होता ना, तो उसे बोला जाता है पोलर रीजन। तो इसे बोला गया है सब पोलर रीजन, यानी कि ये माउंटेन्स वाला एरिया तो है लेकिन बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है। और दूसरी टाइप की जो वनस्पति है, यानी कि जो थॉर्नी बुशेस, ये पाए जाते हैं डेजर्ट्स वाले एरिया में, रेगिस्तान में। और जो थर्ड टाइप के हैं थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड, यानी कि मोटी सी काफ़ी मजबूत लकड़ी, तो ये पाई जाती है ट्रॉपिकल एरिया में, तो जहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड होता है। तो सलीमा ने ये ऑब्जर्व किया कि हिमालय पर्वतों में लगभग सारी टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे उनकी बस पहले मैदान से होकर के हल्के छोटे छोटे से पहाड़ से लेकर के और ऊंचे पहाड़ पे चलते गए, तो उसने जो है लगभग वहाँ पर सारी टाइप की वनस्पति देख डाली। यानी कि पहले तो थे वो मैदानी इलाके में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घने जंगल थे, चौड़े चौड़े पत्तियों वाले जंगल थे। तो अब वो गए छोटे छोटे हिल एरियाज में, तो वहाँ पर जो है ना वनस्पति एकदम दूसरी थी, कॉनिफेरस प्लांट्स वहाँ पर देखने को मिल गए। तो जैसे वो चढ़ाई में चढ़ते गए तो वहाँ पर जो है घास दिखने को मिली, और जैसे वो चढ़ाई में चढ़ते गए तो वहाँ पर और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढके हुए थे। तो इस तरीके की जितने भी लगभग सारी टाइप की वनस्पति उसने हिमालय के एरिया में देखी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नेचुरल वेजिटेशन में जो कुछ भी चेंजेस आते हैं ना, वो सब के सब चेंजेस होते हैं वहाँ के क्लाइमेट की कंडीशन पे। तो इसलिए जो है ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट। इसमें नंबर 1 है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वो वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, यानी कि ट्रॉपिकल के नियर इक्वेटर के पास में पाया जाता है। आपने ये क्लास 6 में पढ़ा था कि 3 टाइप के हीट या फिर टेम्परेचर जोन होते हैं। तो पहला होता है इसमें टॉरिड जोन, जिसे कि बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन, और दूसरा होता है इसमें टेम्परेट जोन, और थर्ड होता है इसमें फ्रिजिड जोन। तो अब है इसमें टॉरिड जोन, जिसे कि बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। तो ये जो है इक्वेटर, तो इसके नियर ये पाया जाता है, यानी कि जो ऊपर वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों के बीच का पूरा एरिया वो कहलाता है टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। तो जो जंगल हम पढ़ रहे थे ना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो वो जो है इसी एरिया में पाया जाता है, क्योंकि ये वाला एरिया एकदम बीच में होने की वजह से यहाँ पर सन की हीट एंड लाइट सीधी और सामने पड़ती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। क्योंकि यहाँ पर सी एंड ओशन का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर कि वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा होने से वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेन होती है, इसलिए ये वाला एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज द ट्रॉपिक्स। तो जैसे कि हमने देखा अभी मैप में, तो ये वाला एरिया पाया जाता है इक्वेटर के नियर, और साथ ही साथ जो ट्रॉपिक्स होते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उनके नियर ये पाया जाता है। तो दीज रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। वो एरिया काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ पर जो है बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है पूरी साल भर। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। तो वहाँ पर जो है पर्टिकुलर ड्राई सीजन तो होता है नहीं, इसलिए जो है वहाँ की लीव्स अपनी पत्तियों को इकट्ठे नहीं गिराती हैं, तो इसलिए जो है वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए उनको एवरग्रीन बोला जाता है। The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिक फॉरेस्ट पाया जाता है, जो कि कैनपीज बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं चंदुआ।
तो उन चंदवे की वजह से वहाँ पर सनलाइट दिन में भी नहीं अंदर आ पाती है, दिन में भी वहाँ पर अंधेरा छाया रहता है। तो वहाँ की लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो वहाँ पर स्पेशली जिस टाइप के वृक्ष होते हैं तो उनमें इम्पॉर्टेंट हैं रोजवुड, एबनी, महोगनी एक्सेट्रा। क्या आपको पता है कि ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में है तो वहाँ पर पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो उन फॉरेस्ट को बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। तो जिस तरीके से हमारे लंग्स हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है और O2 को, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, तो ठीक उसी तरीके से ये जंगल भी जो है हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन बनाए रखता है, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसके बदले ऑक्सीजन भी छोड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ग्लेशियर जो है तेज़ी से नहीं पिघलते हैं, हमारी अर्थ जो है ना उसे बची रहती है। तो और दूसरा उन जंगलों में पाया जाता है एनाकोंडा, जो कि काफ़ी विशालकाय सांप होता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक्स पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। वो बड़े से बड़े एनिमल्स यानी कि बड़े से बड़े क्रोकोडाइल को पूरा का पूरा खा जाता है। तो अब है दूसरे टाइप का फॉरेस्ट, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर मॉनसून फॉरेस्ट। तो इसे हम मॉनसून फॉरेस्ट या फिर सीजनल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं हमारे इंडिया के काफ़ी लार्ज पार्ट में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में एंड सेंट्रल अमेरिका में, क्योंकि इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं सीजनल चेंजेस को दिखाते हैं, इसलिए इन्हें सीजनल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्योंकि जब ड्राई सीजन आता है ना तो ये पानी को कंजर्व करने के लिए अपनी लीव्स को गिरा देती है, तो इसलिए जो है इन्हें बोला जाता है डेसिडुअस फॉरेस्ट। और रेनी सीजन वापस आते ही ये अपनी लीव्स को फिर से धारण कर लेती हैं। एरियाज में भी काफ़ी मजबूत ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे साल, टीक, नीम, शीशम। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इनसे हम फर्नीचर बनाते हैं, घोड़ा गाड़ी वगैरह जैसे कि ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं, और भी बिल्डिंग भवन वगैरह कुछ भी बनता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी काम आते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर, मंकीज ये भी पाए जाते हैं। तो ये है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो है ड्राई सीजन शुरू हो चुका है, ये अपनी लीव्स को गिराना शुरू कर दे रही है। तो अब हम देखते हैं इनके एनिमल्स। ये है टाइगर, ये है गोल्डन लंगूर और नीचे है यहाँ पर एलिफेंट्स। डेसिडुअस ट्रीज पानी को कंजर्व करने के लिए अपनी लीव्स को शेड ऑफ कर देती हैं, क्योंकि लीव्स के अंडर सरफेस में होते हैं स्टोमेटा, जहाँ से होता है ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर ये है स्टोमेटा। तो ट्रांसपिरेशन मीन्स कि इनमें जो भी पानी होता है तो सन की हीट से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ से जो है ना वो चला जाता है एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को रोकने के लिए लीव्स का शेड ऑफ होना जरूरी होता है ड्राई सीजन में। इंडिया में ज़्यादातर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पर भी लाइट ग्रीन कलर का है तो वो सारा का सारा एरिया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का है। और जहाँ पर ये डार्क ग्रीन कलर है ना, यानी कि वेस्टर्न घाट, ये तमिलनाडु वाला एरिया, और सेवन सिस्टर जो कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में है, तो इधर पे है वेस्ट बंगाल का ऊपर वाला पार्ट। तो ये पूरा का पूरा एरिया, और साथ ही साथ अंडमान निकोबार भी इसमें आता है। तो ये एरिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, क्योंकि इन एरियाज में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं।